तभी होता है जब आप सवाल लगाएं। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ढेर सारे जितना मिले करो। और चलो ढेर सारे मिले भी नहीं तो एटलीस्ट दिन का बना लो कि आज 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 10 बायो, 10 मैथ्स तो करके ही जाना है। सही करके जाना है। ब्रूस ली की बात दिमाग में बिठा के रखें कि आई डोंट फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 मूव्स, आई फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन मूव 1000 टाइम्स। तो बस अपनी स्किल्स को होन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। आप वहां स्लैक करने लगे तो आप मान के चलिए लाइफ में भी आप कहीं आगे जाएंगे नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पे। और आज आज कोई नहीं, आज आज स्ट्रगल कर लो। कल उसका जो बेनिफिट आएगा ना, कल आप जब अपनी रैंक देखोगे, वो सेटिस्फैक्शन जब आएगा ना, दैट विल बी द फ्रूट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन। तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 या गेट भी 2025 को, तो ये इंटरव्यू जो होने वाला है अनन्या का, वो बेस्ट है आपके लिए। तो चले बात करते हैं अनन्या से, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईआईटी जैम एंड गेट भी एज वेल। ठीक है, हेलो अनन्या, हाउ आर यू? नमस्कार। ऑल गुड। ओके पैकिंग अनन्या। वैकिंग थोड़ा शिफ्टिंग कर रहा है, बस बिजी। ओके अनन्या, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो सारे हमारे एस्पायरेंट हैं जो टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जेम या फिर गेट बी 2025 को, राइट? तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, ताकि सारे ऑडियंस जो हमारे हैं वो जान पाएँ आपको। ठीक है। मैं वैसे उड़ीसा से हूँ, ओके। बट मैं चेन्नई प्रकाश कृष्ण कॉलेज में अपना बीएससी कर रही थी जुआलॉजी में। एंड मुझे इंटरेस्ट था माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में। तो यही डिसाइड किया था कि मास्टर्स भी इसी में करना है। एंड दैट इज व्हाई गेट बी एंड आईआईटी जैम जैसे एग्जाम्स। एंड इसके ज्यादा और कुछ है नहीं आप लाइफ में। अपनी रैंक बताइए और आपने कौन कौन सी एग्जाम्स क्वालिफाई की है? मैं गैट बी में मेरी कैटेगरी रैंक 91 थी। और जो फुल लिस्ट आई थी स्कोर्स की, उसमें 451 था मेरा सीक्वेंस नंबर। एंड अदर देन दैट मैंने सीयूईटी पीजी क्वालिफाई किया था माइक्रोबायोलॉजी में। एंड आई ओके, क्वालिफाइड आईआईटी जैम। एंड गेट भी एज वेल। तो देखिए, सारे जितने एस्पायरेंट हमारे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अनन्या ने तीनों ही एग्जाम एमएस एंट्रेंस क्वालिफाई की है। आईआईटी जैम 2025, गेट बी और स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी से इन्होंने तीनों ही एग्जाम को क्वालिफाई किया है। वेल डन अनन्या, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई एंड, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आईएफएस, राइट? तो अनन्या, मैं एक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इन सारी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो ऐसे कई सारे स्ट्रगल्स हैं जो आपको फेस करने होते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, राइट? कि आज ये नहीं करने का मन है, आज ये पढ़ने का मन है, या कोई किसी दिन तो लगता है कुछ पढ़ने का मन ही नहीं है। तो आपने उन सबके साथ कैसे डील किया, ये एक बार हमारे एस्पायरेंट को बताइए, ताकि वो लोग कैसे डील करें वो भी समझ पाएँ। आई मीन सबसे पहले तो वुड बी, लोग पहले सिलेबस देख के डर जाते हैं कि इतना सा बहुत बड़ा है, कैसे क्रैक करेंगे, थर्ड ईयर चल रहा है या फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया भी नहीं है तो कैसे करेंगे। तो अगर वही द मिनट आपके दिल में डर बैठ गया, आप समझ जाओ आप गेम हार चुके हो। क्योंकि उसके बाद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने डर को काबू करो, उसको चंक्स में डिवाइड करो एंड छोटे छोटे पोर्शन के साथ पहले डील करो। तो पहले वो डर पे काबू करना वाज वन चैलेंज। सेकंड वाज टाइम मैनेजमेंट, वेरी ऑब्वियस। इतना सारा पढ़ाई है, बैकलॉग किसी सब्जेक्ट में लगा है, या इंटर्नशिप चल रही है, या कुछ रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या कुछ कुछ कर रहे हैं। तो इसके बीच में प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं निकल रहा, कि आज लेजी हो गए या प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। तो वही है, वो टाइम मैनेजमेंट स्किल अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, वरना उसके बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। वो आपका क्रच बने रह जाएगा। और अगर आप ब्रिलियंट भी क्यों ना हो, आप वहीं वहीं के वहीं रह जाओगे। हमेशा ये जान के रखना चाहिए कि वेरी 24 ट्रू, घंटे वेरी ट्रू। तुम्हारे पास है और 24 घंटे AIR 1 के पास भी थे। तुम्हें सब उसी में करना है। तो डियर एस्पायरेंट, जितने भी लोग अनन्या को मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारा कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद आता है। ठीक है, ये बातें अनन्या जो बोल रही हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रही हैं। ठीक है, इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, इन्होंने ये स्ट्रगल फेस किए हैं और उनके साथ इवन डील भी की है, तभी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो आप भी ऐसे डील कर सकते हो। पहला उन्होंने बताया कि फियर के साथ कैसे डील करना होता है। डर सभी को रहता है, सभी को लगता है कि मैं तो एक एवरेज बच्चा हूँ, या तो मैं बिलो एवरेज हूँ, और मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा इस एग्ज़ाम को।
ठीक है। तो वो सब डर बना रहता है, वो सब डरने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अनन्या ने ये भी बताया कि फियर के साथ डील कैसे करते हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी वो बताया कि पहले वो बात होती थी कि एक सिंगल लकड़ी लिए आपने कोई वोट किया और उसको तोड़ा जा सकता है, और बंच है या ग्रुप में है बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। वैसे उन्होंने इसको टाइम के साथ रिलेट किया, फियर के साथ रिलेट किया, और टाइम मैनेजमेंट इनका सेकंड यहाँ पर रहा। तो जो फियर के साथ क्या है, उसको साथ कैसे डील करना है, आपको पहले सिलेबस से डर लगता है तो पहले आपको सिलेबस से डील करना होगा। आप उसमें से उस यूनिट को देखिए कि कितना आपको आता है, लगता है आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको कैसे कवर करोगे, ठीक है। यूनिट हम कवर करवाएंगे, सिर्फ आपको बैठकर पढ़ना है, आपको बस सिर्फ हमें सुनना है और क्वेश्चन लगाने हैं आपको, बस आप उससे डील कर लोगे ऐसे। तो फियर को आप ऐसे नहीं कि सारा डर आप एक साथ ही फेस करना है, आपको जैसे अनन्या ने बताया कि टुकड़ों में डर को डील करो, तो वो आसान भी रहेगा आपके लिए। कैसे, पहले एक एक पहले देख लो, फिर एग्जाम पैटर्न, इसमें तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको कैसे, तो इसको अलग अलग, ये नहीं कि सबको एक साथ पूरा एग्जाम के नाम पे आपने डर लगा कर बैठे हो कि एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनन्या का फर्स्ट पॉइंट तो ये मैंने आपको बताया। और सेकंड पॉइंट अनन्या ने बोला टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। अब टाइम को मैनेज क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आप स्टार्ट तो करो एक बार, अपने कॉलेज में जाते हो, जाइए, आप जो जाते हो जाइए जिस टाइमिंग के लिए, उसके बाद आप आते हो ना, तब प्रिपरेशन करो। आप इसको 3 ईयर में डिवाइड करो, ठीक है। किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम आप जब बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है तब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो आपको कैसे डील करना है टाइम को, वो भी मैं आपको बता दूँ। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा ही टाइम दो, 1.5 आवर या 2 आवर दो, ठीक है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो मैं तो कहूँगा 2.5 आवर दो, ठीक है। यदि आप थर्ड ईयर में हो तो आपको 3 या 3.5 आवर देना चाहिए डेली का। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपको लगता है बस मुझे, सर मैं तो सेकंड ईयर में, मुझे 2 से 2.5 घंटे ही देना, तो इतना तो आप दे ही सकते हो दिन भर में। आप अपने कॉलेज जाइए, शाम को तो आते हो आप 4 बजे 3 बजे, ठीक है, जब भी आओ, ठीक है, उसके बाद आप इसको टाइम दो। हाँ, आपको लगता है सर मुझे तो आते आते बहुत लेट हो जाता है, मैं इससे आती हूँ या इससे आता हूँ, ठीक है, आपको लेट होता है, 6 बजे तो आते हो, 7 PM 7 to 9 होता है, 9 के बाद डिनर कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे डील कर सकते हो टाइम के साथ भी, तो टाइम को मैनेज बहुत अच्छे से कर पाओगे। बट उसके पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको डर लगा रहता है, पर आप डेफिनेटली कर लोगे, समझो बात को, है ना। ये डर बना रहता है कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। हम मेरे पास कितनी सारी क्वेरीज मैसेजेस आते हैं, सर मुझसे होगा कि नहीं क्वालिफाई, ये सब बातें, तो इनको डील करना पड़ता है आपको इस तरीके से। ओके अनन्या, तो मुझे बताइए एक बात और, क्या आपने तीनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि आईटी जैम, गैट बी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती हैं, तो उनके साथ कैसे डील किया? क्योंकि बाकी सारे एस्पायरेंट को सबसे बड़ा डर, जो मेजर इशू है वो यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे करें सर। मेरा तो और था, क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं ली थी 11th-12th में, तो मुझे स्क्रैच से पढ़ना पड़ा था। बट अगेन कॉन्सेप्ट आपको सब बोल देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड तभी होता है जब आप सवाल लगाएं। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ढेर सारे जितना मिले करो, और चलो ढेर सारे मिले भी नहीं तो एटलीस्ट दिन का बना लो कि आज 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 10 बायो, 10 मैथ्स तो करके ही जाना है, सही करके जाना है। ब्रूस ली की बात दिमाग में बिठा के रखें कि आई डोंट फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 मूव्स, आई फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन मूव 1000 टाइम्स। तो बस अपनी स्किल्स को होन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। आप वहां स्लैक करने लगे तो आप मान के चलिए लाइफ में भी आप कहीं आगे जाएंगे नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पे, और आज कोई नहीं, आज स्ट्रगल कर लो, कल उसका जो बेनिफिट आएगा ना, कल आप जब अपनी रैंक देखोगे, वो सेटिस्फैक्शन जब आएगा ना, दैट विल बी द फ्रूट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन। तो बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके अनन्या, तो यहाँ पर जैसे अनन्या ने बताया, आप सभी देख रहे हैं ये इंटरव्यू, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है कि अनन्या बोला कि 10 क्वेश्चन में आप डिवाइड करो, 10 दिन, एक दिन में आपको 10 फिजिक्स के क्वेश्चन करना, आप 10। मैं तो ये कहूँगा कि आप 5 ही करो, आप 2 ही करो, आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, और जैसे आप रूटीन में आते हो वैसे वैसे क्वेश्चंस को बढ़ाते जाओ, ठीक है। मैं आपसे फर्स्ट डे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको मुझे 10 क्वेश्चन ही करना है, आपसे मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप 2 कर रहे हो, ये बेस्ट है। आप 2 फिजिक्स के लगाओ, 2 केमिस्ट्री के लगाओ और 2 मैथ्स के लगाओ, बस इतना भी बहुत है। आप धीरे धीरे, जिस दिन आपको लगता है कि 2 मैं बहुत कम लगा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक अंदर से आवाज़ आती है कि मैं बहुत कम लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो आप उसके बाद एज पर योर टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और ये एक नॉर्मल है, ठीक है, होते हैं गलत।
क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछने का। जब तक आप ये पता करोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे, तो एक दिन आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत है, फिर कुछ दिनों बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर क्वेश्चन सही होने लगेंगे। वो बेसिकली पढ़ा पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही पढ़ा है, बट है फर्क एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ा है। जब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हो तब आपको थोड़ा समझ में आता है कि इस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है, और आप वैसे क्वेश्चंस को उस तरीके से डील करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये ज़रूरी है। ब्लाइंडली पढ़ना गलत बात तो नहीं, मतलब ब्लाइंडली पढ़ कर भी क्या करोगे, स्मार्टली पढ़ना ज़रूरी है। कोई एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है आप उस तरीके से पढ़ो। अब पता चल रहा है आप ऐसे टॉपिक को पढ़े जा रहे हो, दिन के 2 घंटे उसी में दे रहे हो जो कभी एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं, बस सिलेबस में है। तो अपना टाइम भी आप उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करें कि जितना टाइम एग्जामिनर का फेवरेट है वो टॉपिक, तो आपका भी फेवरेट होना चाहिए। ये नहीं कि उसका फेवरेट है तो मैं क्या करूँ सर। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। ओके अनन्या, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे एग्ज़ाम्स और ये सब क्वालिफाई की हैं, अच्छी बात है। आपने टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बहुत की है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे ये जो ऑडियंस है, जो हमारे एस्पायरेंट है, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो आई थिंक यू शुड बी काइंड टू योरसेल्फ। हमें ना एस्पिरेंट जैसे टैग लग जाता है ना बच्चों पे, तो वो सोसाइटल डर भी बैठ जाता है। तो आपको बाहर से डराने बहुत एलिमेंट्स बैठे हैं कि कहीं फेल हो गए, फेल नहीं हुए, कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं हुआ, वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद आ जाएगा आपको कि ये अब आप फेलियर बन जाओगे लाइफ में, सोसाइटी क्या बोलेगी, माँ बाप क्या बोलेंगे, मैं खुद की नजर में। ये सारी बातें एस्पायरेंट एक सोचता है, उसको थोड़ा सा फील करेगा तो वो काम भी करने लगेगा। आप बस सोच के और स्ट्रेस लेते हो बस, अच्छा ये करना है। अरे उसके किसी एक सिंगल पॉइंट को पकड़ो और उसको कर तो देखो। You have to work hard for it। तो वही है ना, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स ऐसा ही बना है, कोई प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के एग्जिस्ट नहीं करेगी। तुम में बस इतना पेशेंस होना चाहिए और अपने आप पे इतना बिलीफ होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम की एंड तक जाऊं, इसे सॉल्व करूं within the given amount of time and work hard on it। तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ता है एग्जाम के टाइमिंग में। स्मार्ट वर्क इसका मतलब ये नहीं दीवार को धक्का देने लग गए, नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको नहीं पता स्मार्ट वर्क भी हम कैसे अलग अलग फेज में हम कैसे डील करते हैं स्मार्ट वर्क भी। जैसे कि अब मैंने आपको एग्जाम का ही एग्जाम्पल दिया है। अब आप हमारे वेबसाइट पर, IFS की वेबसाइट पर पेपर एनालिसिस अवेलेबल है, राइट। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से डर लगता है ना। अब उसके साथ कैसे डील करना है सर, तो मैं ये कहूँगा कि स्टार्ट आप वहाँ से करें जो टॉपिक आपको थोड़ा भी, कभी आपने उसका नाम भी सुना, ठीक है। ईजी से डिफिकल्ट की तरफ जाइए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी और फिजिक्स को एक साथ पढ़ो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को एक साथ, मतलब एक फेवरेट, एक थोड़ा सा ऑड वन आउट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेपर एनालिसिस की बात कर रहे थे, पेपर एनालिसिस IFS की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैथमेटिक्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जहाँ से एग्जामिनर ने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ से कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप उसको ज़्यादा टाइम दो जहाँ से एग्जामिनर रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पता पेपर एनालिसिस से चलता है, और यही स्मार्ट वर्क आपने नहीं किया और आप ब्लाइंडली पढ़े जा रहे हो ऐसे टॉपिक को जहाँ से एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। और मान लीजिए पूछता भी है तो एक क्वेश्चन पूछेगा और आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और जो टॉपिक से वो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है और मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उसको बहुत कम टाइम दिया। तो एक ऐसा एस्पायरेंट है जिसने कम ही पढ़ा है बट उसने टारगेटेड पढ़ा है कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है क्योंकि इस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा टारगेट कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगी। तो ये ज़रूरी है, ये स्मार्ट वर्क ज़रूरी है आना, क्योंकि आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका सिर्फ पढ़ना या मेहनत या हार्ड वर्क सिर्फ अकेला नहीं देखता, आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और आप कितने स्मार्ट हो वो भी देखती है, ठीक है। तो अनन्या ने तो मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए, वेल डन अनन्या। आपके घर जो है पापा मम्मी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे, राइट। वो तो देवर वो खुशी के आंसू निकल आए थे उसी दिन। तो आई थिंक मुझे मेरा जवाब वही मिल गया था कि हाँ चलो लाइफ में कुछ अचीव किया है। जो डेट होता है ना पेरेंट्स का आपके ऊपर, वो जो ऋण होता है, कुछ हद तक ऐसा लगा कि नहीं अब हाँ कुछ तो सही किया है अब। ओके, तो ओके अनन्या, अच्छा ही फील कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, और सभी के पेरेंट के जितने भी हैं वो सारे पेरेंट्स अच्छा ही फील करते हैं जब आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जब भी कोई आप एक अच्छा काम करते हैं, राइट अनन्या। जी, तो चलिए इस इंटरव्यू को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच अनन्या, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम IFS, फ्रॉम माई साइड।
ठीक है, आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए, आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, आपने आईएफएस को प्राउड फील करवाया, थैंक यू सो मच। और इन सारे एस्पायरेंट जो टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम, गेट बी या स्वेट पीजी 2025 को, तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और अनन्या ने बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर समझाया भी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अनन्या। एक क्लोजिंग नोट होगा, लाइक ओके, अपने आप को थोड़ा काइंडनेस दिखाना जरूरी है। अगर आप बार बार वैसे हार्ड मोड प्रिपरेशन में चले गए, बिना समझे पढ़ने लग गए ना, तो विद्या का मतलब नहीं रहता। आप ये Okay. समझे कि ये पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं बाद में अप्लाई करूंगा, तो अपना कोर अच्छा बनाना है। तो अपने सब्जेक्ट से प्यार करें, रैंक वगैरह सब पीछे फॉलो करेंगे, ये 100% गारंटीड है। चलो आज एक एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, कल के एग्जाम में तो पास हो गए, कल के एग्जाम में भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, थर्ड एग्जाम आएगा, पास हो गए, जिंदगी आ जाएगा। तुम्हारा टाइम, तुम्हें वक्त से पहले, सही वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने Okay. सही वक्त के लिए प्रिपेयर करो, दैट्स इट। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात की अनन्या ने, क्लोजिंग नोट बहुत ही अच्छा था अनन्या का। आपको सभी जैसा अनन्या ने बोला वैसा फॉलो करोगे। हम तो बोलते रहते हैं, अब वी आर दी फैकल्टी ना, हम एक टीचर हैं और हम आपका, हमारा काम है आपको बोलना, पर कोई एस्पायरेंट आप ही में से बीच में से आकर और ये बात कहे तो ये एक बड़ी बात है। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी अभी क्वालिफाई किया है, उस बेसिस पर और ऐसे करंट बेसिस पर जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, उनको उन्होंने उसके साथ कैसे डील किया है, वो सब आपको बताया है। अब इसके बाद भी कुछ नहीं रहना चाहिए आपके मन से। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत इजी है, बस सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और ओवर थिंकिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ना। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, उतना नहीं सोचना होता है। हाँ, तो आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी और आज ही से स्टार्ट करें मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अनन्या, बाय।